जिस मर्द को समझने में हर औरत को इतनी मुश्किल हो रही है, लवली शर्मा जी ने उसको इतनी आसानी से समझा कैसे और एक्सप्लेन कैसे किया। ये जो बॉलीवुड के डायलॉग्स है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द होता है, बस वो जताता नहीं है। जिस दिन आप आदमी की आंखों को पढ़ना सीख जाओगे ना, उस दिन आप ये सीख जाओगे कि भले ये बोले ना, परेशान ये भी होता है। अतु सुभाष की केस की हम बात कर रहे थे और बंदी ने सुसाइड किया, उससे पहले सारी स्टोरी बताई। इस एक्सटेंट तक आने तक क्यों रुके हैं सोसाइटी में? बहुत सारे लोग हैं जो मर गए हैं, वो इस उम्मीद में मर गए हैं कि शायद मेरे मरने के बाद मुझे इंसाफ मिले, मुझे सुना जाए। हमारा लॉ अपाहिज है। इंसान की अगर कमाई 8,000 रुपए है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ये बोलता है कि 4,000 रुपए बीवी को मेंटेनेंस जाएगा, और अगर बच्चा है तो और 4,000 रुपए उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो आदमी क्या खाएगा, आदमी क्या कमाएगा? आदमी 3 ही जगह पे रोता है। एक उसकी शादी हो रही होती है तब, एक अपनी औलाद को जन्मा देखता है तब, और अपने बाप को मरता देखता है तब। बीच में तो वो झूल ही रहा है। आज की डेट में ये बिजनेस नहीं बन गया है एल्यूमिनाई वाला। इजी मनी, लेकिन उसको पता है ना कि इतना नहीं कर पाएगी। इवन द फीमेल इज कैपेबल, तब भी उसको एल्यूमिनाई चाहिए ही चाहिए। ऐसा क्यों? अभी रिसेंटली ना गुड़गांव में एक लड़की को पकड़ा था। 7 अलग अलग स्टेट में 7 लड़कों से शादी करके 7 से डाइवोर्स ले रखा था। उसके अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए थे। रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बात बोली है कि पुरुष प्रेम सतत करता है लेकिन थोड़ा थोड़ा, स्त्री प्रेम बहुत करती है, सच है लेकिन कभी कभी। लड़कियां दुख के पीछे भागती हैं, आदमी सोल्यूशन के पीछे भागता है। सोसाइटी में ना एक टैबू है कि मर्द को बताया गया है कि मर्द ज्यादा धोखा देते हैं और लड़कियां जो हैं वो इमोशनल होती हैं। मत सोचो भाई समाज के बारे में। जिस गधे पे बैठने से समाज डरता है ना, उसी गधे पे बैठ के 4 धाम की यात्रा पे निकला हुआ है समाज। दोस्तों, आज का हमारा पॉडकास्ट ये एक नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है। इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स, इट्स अबाउट बॉन्डिंग। कैसे दो लोग अपने बीच में बॉन्डिंग बना के रखें। हम सामाजिक प्रेशर में आके क्या गलतियां कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के। एज अ पार्टनर हमारी एक दूसरे के प्रति, मेल फीमेल दोनों की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। बहुत बेसिक कॉमन सी मिस्टेक्स जो हम कर रहे हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं बहुत सेंसेशनल कपल जो कि इंटरनेट पे वायरल हैं। इनकी ओपिनियन बहुत वैल्यू करती है। इनसे हम सीखेंगे, जानेंगे कि कैसे अपने रिलेशनशिप को ओवरऑल बेटर करना है। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लवली शर्मा और आदित्य राव। लवली, आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक पॉडकास्ट में लिंग वायरल के। थैंक यू Thank सो you मच so हमें much. बुलाने के लिए। लवली जी, आप लोग वंडरफुल पेयर हो, बहुत चल रहे हो, बहुत ट्रेंड में हो, काफ़ी रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी बातें करते हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो। कर रहे हैं भाई कोशिश आज के यूथ को ये समझाने की कि प्यार से भी घर बसता है। बहुत अच्छी बात है। लवली की क्लाइंट बहुत फेमस है, वो बोलिए ना, मर्द बड़ी प्यारी चीज़ है। मर्द ना यार, मर्द सच में बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, क्योंकि वो ना आपसे ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ की उम्मीद रखता है, वो ये कि आप उसको समझो, आप उसको संभालो और इज्जत दो और भरोसा रखो। जी। क्योंकि अगर मर्द को भरोसा मिलता है ना ज़िंदगी में, तो वो सब कुछ कर लेता है। और अगर उसको अपने घर में वो इज्जत और वो भरोसा नहीं मिलता ना, तो वो कितनी भी कोशिश कर ले अपनी ज़िंदगी में कुछ बनने की, कुछ करने की, वो हार जाता है, वो मन से हार जाता है। ये मेरा नेक्स्ट जो सवाल था ना, वो यही था जो जनरली हर ऑडियंस के लिए आपको लेकर के है कि जिस मर्द को समझने में हर औरत को इतनी मुश्किल हो रही है, लवली शर्मा जी ने उसको इतनी आसानी से समझा कैसे और एक्सप्लेन कैसे किया। सबसे पहले अगर मैं ये बात बताऊँ ना कि मैंने अपने बाप को देखा। जिस घर में एक लड़की अपने बाप को देखती है ना, मेहनत करते हुए, कमाते हुए, अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के ऊपर लगाते हुए, मुझे लगता है वो बच्चा अपने आप संभल जाता है, समझ जाता है कि आदमी क्या करता है। उसके बाद मेरी शादी हुई, मैंने अपने पति को देखा कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, मैं ना हैरान होती हूँ इस बात पे कि आदमी परेशानियों के बाद ना ये नहीं सोचता कि ये कैसे हुआ, अब क्या करें। वो ये सोचता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। हम परेशानियों को लेके ना दुख मनाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब क्या होगा। हम अपने लिए दुख मनाते हैं। आदमी उसके सल्यूशन के ऊपर भाग जाता है। उसको वो इमोशन पे रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं चाहिए होता है कि मैं इतनी देर में रिएक्ट करूँगा, उस बारे में सोचूंगा, परेशान होऊंगा, इतनी देर में तो चीज़ें हल हो सकती हैं। मेरी शादी को 5 महीने हुए थे सुरेंद्र, और हम लोग बॉम्बे में रहते हैं।
बॉम्बे में हम दोनों ने मैं शादी के बाद जिस घर में गई हूँ, जिस घर को मैंने अपना बनाया था, वो बॉम्बे वाला घर था हमारा। हम्म, और 5 महीने के बाद आप देखते हैं, आप घर से बाहर गए हैं किसी काम को लेके, रात को 1:30 बजे आप वापस घर के अंदर घुस रहे हैं, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है देखा पूरा घर राख हो रखा है, सब कुछ जल गया, अच्छा, घर में आग लग गई थी। ओके, और मैं लिटरली, अब लड़कियां क्या है, लड़कियों की अगर परेशानी देखती हैं तो हम पहले रोती हैं, बिलखती हैं, तड़पती हैं कि ये क्या हो गया अपने साथ में। मैंने देखा यार, मैंने इतने प्यार से ये घर बनाया था, मेरे घर में आग लग गई है, मैं उस घर को देख के ना बिलख रही हूँ कि ये क्या हो गया ज़िंदगी में। एंड मैंने आदि की तरफ देखा, मैं रो रही हूँ, लिटरली रो रही हूँ। मैंने देखा कि इनके चेहरे पे एक भी शिकन नहीं है, आंसू तो छोड़ो, इनकी आंख भीगी तक नहीं है, वो आंखों के किनारे तक पे भी नहीं आया एक आंसू का कतरा। और मैंने इनकी तरफ देखा, मैंने कहा आदि अब हम क्या करें। इन्होंने एक बात बोली कि तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ। जिस चीज़ को लेके, जिस परेशानी को लेके हम इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि ये पैसों से ठीक हो सकती है। ज़िंदगी में ऐसा कोई दुख, ऐसी परेशानी नहीं होती जिसको हम ठीक ना कर सकें। और अगर वो ठीक हो सकती है तो उसको लेके दुखी मत हो। ठीक बात है। इन्होंने मुझे वो समझाया। ये तुरंत काम में लग गए, घर को सेट करना, लोगों को फ़ोन करना, चीज़ों को मैनेज करना। मैं दुख के पीछे भाग रही थी, लड़कियां दुख के पीछे भागती हैं, आदमी सल्यूशन के पीछे भागता है। वेरी ट्रू। और उस इंसिडेंट ने कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ का एहसास दिलाया कि ये जो बॉलीवुड के डायलॉग्स है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द होता है, बस वो जताता नहीं है। और आदमी को समझने के लिए बस उसकी आंखों को पढ़ने का तरीका चाहिए। जिस दिन आप आदमी की आंखों को पढ़ना सीख जाओगे ना, उस दिन आप ये सीख जाओगे कि भले ये बोले ना, परेशान ये भी होता है। आदि आपके अंदर कहाँ से आई ये स्ट्रेंथ? भाई वही है भाई, मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में ये बात बोलता हूँ कि मैं जितनी भी बातें करता हूँ या जितनी भी मेरे अंदर आज के टाइम में समझ है, वो मेरे माँ बाप को देख के मुझे काफ़ी आई है। मैंने अपने फादर को स्ट्रगल करते हुए देखा है। बहुत कम लोग जानते हैं, मेरे फादर 2000-3000 की नौकरी करते थे, और जगमोहन डालमिया बीसीसीआई के जो चेयरमैन थे उनके पीए हुआ करते थे। ऑल ऑफ सडन कुछ हुआ और सारी नौकरी वोकरी चली गई, सारी चीज़। तो मेरे फादर ने ज़ीरो से फ्लैट लैंड के ऊपर एक घर बनाया, पैसे लेके, कर्जा लेके। रात को मैं बचपन में ना एक आदत होती है लड़कों की, सर्दियाँ होती है जब बाप से डरता है, हर लड़का डरता है। जैसे ही वो स्कूटी की आवाज़ आई गेट पे, भाग के टीवी बंद करो और रजाई के अंदर घुस जाओ। तो हमारी हमेशा आदत होती है कि रजाई को हल्का सा ना उठा के नीचे से देखते रहो क्या हो रहा है मूवमेंट, कि हमारे बारे में टेस्ट में फेल हुए, मम्मा ने बताया नहीं बताया। तो मेरे को आज तक वो मोमेंट याद है। मैं ऐसे हल्की से रजाई उठा के देख रहा था कि टेस्ट की बातें ना हो, स्कूल की बातें ना हो। मेरे फादर की आंखों में आंसू थे और मेरी मदर के पास बैठे, और फुसफुसाहट में मुझे आवाज़ आ रही थी कि लोग ताने मारते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो मेरी मदर ने उन्हें ये बात कहा था कि ये 2 औलाद है और तुम हो, इतना ही सब कुछ होता है। तो मैंने ये देखा था कि ये जो 2 लोग हैं ये हमें भी देख रहे हैं, समाज को भी देख रहे हैं, और एक ज़िंदगी बसाने की बात कर रहे हैं। तब से ही मेरे मन में ये आ गया था कि यार मुझे नहीं चाहिए पैसा, घर बार, कुछ नहीं। आप यकीन नहीं मानोगे, 32 साल का हो गया हूँ, रेंट आता है, सब कुछ आता है, घर से 1 रुपया नहीं लेता हूँ आज के टाइम में, सब कुछ है। यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदार या आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बम्बई में स्ट्रगल कर रहा है। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि बाप के पैसों पे ऐश करना तो बहुत आसान ही बात है ना। हिम्मत तो तब आए ना जब बाप ऐश करे तुम्हारे पैसों पे। वेरी ट्रू। सो वही है, वो बचपन से स्ट्रगल देखता है। और मैंने भाई, हर आदमी के साथ ये होता है, हर आदमी ना अपने इमोशन को अपने जहन में दबा के रखता है। उसे ये लगता है कि अगर मेरी आंखों में आंसू आए तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे, ये समाज मुझे जीने नहीं देगा। और मुझे हमेशा ये लगता है भाई कि खाली जेब और टूटता हुआ घर आदमी को तोड़ता है, बाकी इस दुनिया में कोई नहीं तोड़ और सकता। कुछ नहीं तोड़ सकते। यही है। लवली, हर औरत की ना एक वो एक्सपेक्टेशन होती है किसी मैन को लेके, अपने अपने पार्टनर को लेके। ऐसी कौन सी चीज़ है ना जो एक कॉमन मैन की तरह हम हो गए, मैं हो गया, आदि हो गया, कोई भी हो गया, हम लोग गलती कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्या है? यार, आदमी कहाँ गलती कर रहा है और औरत कहाँ गलती कर रही है, ये तो रिश्ते की बहुत बाद की बात होती है। मुझे लगता है कि पहले रिश्ते की बुनियाद हमें देखनी चाहिए कि हम बुनियाद क्या रखते हैं। हम्म, क्योंकि हम रिश्ता तो बना लेते हैं प्यारी बातें हम्म, करके, मीठी बातें करके, लेकिन उस रिश्ते में मीठी बातें करना कभी ज़रूरी था ही नहीं। सच प्यारी में। बातें करना भी रिश्ते में ज़रूरी नहीं होता है।
आप एक दूसरे को तोहफे दो, खुश रखो, चीज़ें ला के दो, वो भी ज़रूरी नहीं होता है। तो ज़रूरी क्या होता है? सिर्फ इज़्ज़त, समझ, प्यार और शांति, मौन जिसे मैं कहती हूँ। औरत कभी मौन होती है तो आदमी को समझना चाहिए कि वो चुप क्यों हुई है, क्योंकि औरत का काम बोलने का होता है। वो हमेशा सब कुछ बोलेगी। आज दिन में क्या हुआ, किसका फ़ोन आया, क्या करा, क्या नहीं किया, क्या नहीं हुआ, क्या होने वाला है, वो सब बताएगी। लेकिन अगर वो चुप हुई है तो कोई तो बात होगी जिसकी वजह से हंसती खिलखिलाती इंसान एकदम से चुप्पी धारण कर लेती है। तो उस मौन को समझना ज़रूरी है। आदमी कभी बोलता ही नहीं है, तो उसके मौन को समझना चाहिए कि आदमी ने अगर कभी कुछ नहीं बोला तो ये औरत का फ़र्ज़ बन जाता है कि उसके मन से वो बातें खोद के निकाले। क्या हुआ है? क्यों परेशान हो? क्यों शांत बैठे हो? किस बात की परेशानी है? किस बात की टेंशन है? ऑफिस में सब सही चल रहा है? नहीं है तो ठीक है, हो जाए। आप परेशानियों को निकालो, ये औरत का काम होता है। क्योंकि आदमी नहीं बोलता, उसको सिखाया ही नहीं जाता बोलना कि आप एक्सप्रेस करो। आप एक बार जाओ, वो नहीं बोलेगा। आप 2 बार जाओ, वो नहीं बोलेगा। तीसरी बार जाओ, वो नहीं बोलेगा। फिर वापस आ जाओ, उसको वक्त दो। वो जब संभल जाएगा, खुद को संभाल लेगा, वो वापस आपके पास आएगा आपको बताने के लिए कि हुआ क्या था। उस वक्त आपका ये काम है कि आप उस बात पे मुंह ना फैलाओ कि यार ये तो चिड़चिड़ा रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है और खड़ूस है, अकड़ू है, पता नहीं किस बात की घमंड है। नहीं, उसका समाज ने ढांचा ही ऐसे बनाया है कि वो बोलता ही नहीं है। तो रिश्ते की बुनियाद मुझे ये लगता है कि मौन को समझना है, चाहे वो फिर आदमी हो चाहे औरत हो, क्योंकि दोनों की चुप्पी अलग होती है और दोनों की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। दिस ड्राइव्स मी टू अनदर क्वेश्चन। एक अभी रिसेंट में बड़ा चला था अतुल सुभाष का जी। केस, आपने सभी ने सुना होगा। तो मतलब क्या लगता क्या है, हम क्या मर्द की साइड के क्या इमोशन नहीं होते हैं आदि भाई? क्या उसकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए? हमेशा से ना भाई हमारी सोसाइटी ने मर्दों को सिर्फ कमाने का जरिया माना है, हम्म, और ये बात पत्थर की लकीर है कि हाँ पैदा हुआ है तो उसे कमाना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब लड़की पैदा होती है ना तो उसी वक्त माँ बाप के जहन में आता है कि अब इसकी शादी करनी पड़ेगी, पैसा जोड़ लो, हम्म, पैसा जोड़ना शुरू कर दो। लेकिन जब लड़का पैदा होता है ना, ये निकालेगा हमें बाहर। तो ये जो उम्मीद है ना, जो उस पालने के अंदर बच्चा अपने बाप को माँ को देख के मुस्कुरा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि तेरे कंधे पे 22 साल के बाद क्या आने वाला है। हम्म, हमेशा से ये होता है हमारी सोसाइटी में। बाहर के आप फॉरेन कंट्रीज में जाओ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 17-18 के हो गए, निकलो घर से बाहर। हाँ, उनके बाप ने नहीं बनाए 4 फ्लोर की बिल्डिंग या रेंट के लिए, लकड़ी के घर में रहते हैं, ये हमारा है, अपना दूसरा देख लो, या हम बाहर चले जाएंगे। उम्मीदें नहीं। दे डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। शिव कुमार बटालवी साहब बहुत बड़े शायर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमारा समाज ना एक उम्मीद के साथ अपनी औलाद को पालता है कि बड़ा होकर ये हमें कर्जे से बाहर निकालेगा। हम्म, अगर उस परिवार से उम्मीद निकल जाए ना तो वो लाचार हो जाते हैं सारे। रिश्ते की वजह से परिवार जुड़ा नहीं हुआ है, उम्मीद की वजह से जुड़ा बहुत हुआ बड़ा है। सच है ये। ये सच है, और ये हर दोस्ती के अंदर है। किसी भी रिश्ते से आप उम्मीद हटा दीजिए, ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। हर आदमी को मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि अगर सुकून से बैठ के रो भी नहीं पाओ तो जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। सच बात। ये दुनिया वो दुनिया है भाई कि जब जीता जाता इंसान होता है ना तो उसे मारने के पीछे भागते हैं, और जब वो मर जाता है तो उसे हिला हिला के पूछते हैं कि तू बोलता क्यों नहीं। ये है वो समाज। नहीं चाहता ये कि आदमी खुश रहे। आज अतुल सुभाष की जो बात आपने कही, वो कितना बड़ा मुद्दा था, उठा, संसद तक पहुंचा, लेकिन पहुंचाने वाले हमारे सोशल मीडिया से ही लोग थे ना, लोगों ने आवाज़ें उठाई। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की होती है कि जब कैंडल मार्च हो रहा था वहाँ एक भी औरत नहीं थी। तकलीफ इस बात की होती है, किसी महिला के साथ रेप होता है, मर्द खड़ा होता है। होता है। सारे मर्द रेपिस्ट नहीं होते। हाँ, जो गलत है मैं हमेशा कहता हूँ बीच में से चीर दो, नंगा करके काट दो। हम्म, लेकिन जब एक आदमी के साथ गलत हुआ तब तो औरत क्यों नहीं खड़ी है? औरत क्यों नहीं? हम्म, अगर समाज मिलके बना है तो फिर मिलके खड़े हो ना। यही है। ऐसा क्यों है लवली? हमने ना इक्वालिटी का ना बहुत गलत मतलब, बहुत कन्वीनियंटली मतलब निकाला है। हम्म, इक्वालिटी का मतलब कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट करके नीचे गिराना, सुपरियॉरिटी दिखाना, किसी को ये बताना कि तुम तो बने ही इस काम के लिए और हम तुमसे ऊपर हैं, हम तुमसे बड़े हैं, ये था ही नहीं। इक्वालिटी का मतलब तो हमेशा से ये था ना कि घर है, दोनों का घर है, रिश्ता है, दोनों का रिश्ता है, परिवार है, दोनों का परिवार है, दोनों मिलके संभालेंगे, दोनों मिलके चलाएंगे। एक कमाने जा रहा है तो मैं गृहस्थी संभालूंगी, मैं कमाने जाऊंगी तो तुम गृहस्थी संभाल लेना। अगर दोनों कमाएंगे तो दोनों मिलके गृहस्थी संभालेंगे। दोनों का बराबर था। लेकिन
बराबरी करने के चक्कर में ना हमने रिश्ते को, घर को और परिवार को अहमियत देना छोड़ दिया। और समाज तो यार, समाज कभी खुश नहीं होता है। ट्रू। समाज को तो आप जितना उसके पीछे भाग लो ना, जितना आप उसको प्लीज़ करने का, इम्प्रेस करने का सोचो, वो फिर एक खामी निकाल देंगे। अरे ये नहीं हुआ क्या, तूने इतना बड़ा घर बना लिया, तूने ये वाला टाइल नहीं लगवाया क्या, हमारे घर में तो ये लगा हुआ है, हमारे घर में तो वो लगा हुआ है। सब खोखले अंदर से, सब सब अपने अंदर एक ना एक पाप लेके, अपने एक अंदर सांप लेके बैठे हुए हैं कि हमारे पास कुछ नहीं होगा चलेगा, लेकिन दूसरे के पास कैसे आ गया वो नहीं वो चलेगा। प्रॉब्लम है। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं हम सबको ऐसा ही बना दिया गया ना। पड़ोसी दुखी क्यों है? क्योंकि पड़ोसी सुखी क्यों है? एग्जैक्टली सबके। और आप ना हमेशा एक बात देखें, एक बहुत पुरानी कहावत चलाई गई समाज में, फ्लोट की गई कि हालात बुरे होते हैं, हम्म, वक्त बुरा है बेचारे का। नहीं, हालात बुरे नहीं होते हैं, लोग बुरे होते हैं। लोग ही बुरे होते हैं, हालात बस बताते हैं कि आप कितने मुर्दे पौधों में पानी दे रहे हैं, वो वक्त बताता है। अतुल सुभाष की केस की हम बात कर रहे थे, तो इसमें एक अनसेड उसकी साइड थी जो कि सुनी नहीं गई अंटिल ये जब तक एक्सट्रीम तक नहीं आ गया और बंदे ने सुसाइड किया। उससे पहले सारी स्टोरी बताई। इस एक्सटेंट तक आने तक क्यों रुके हम सोसाइटी में? क्यों नहीं उसकी बात सुनी जाती? आज भी कहाँ सुन रहे हैं? अतुल सुभाष इकलौता इंसान नहीं है जिसने सुसाइड करी है। बहुत सारे लोग हैं जो मर गए हैं, वो इस उम्मीद में मर गए हैं कि शायद मेरे मरने के बाद सुनी मुझे जाए। इंसाफ मिले, मुझे सुना जाए। लेकिन मैं ये कहती हूँ, मरना ऑप्शन नहीं था। मरना किसी के लिए भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जी कर बताओ, क्योंकि मर के तो आप चले गए हो। आपके मरने के बाद ना जो आपका दुश्मन होता है, जिसको आप सच में चाहते हो कि ये समझे, इसको सजा मिले, या फिर इसके ऊपर लोग आए उसको बोलने के लिए कि तुम गलत हो, वो और फ्री हो वो गया। आज़ाद हो जाता है। अतुल सुभाष के केस के बाद में जो अतुल सुभाष की माँ थी, वो अपने बच्चे की, पोते की कस्टडी लेने के लिए कोर्ट के पास गई थी। कोर्ट ने इतना सब कुछ होने के बाद में भी बच्चे की कस्टडी ये कह के नहीं दी क्योंकि तुम अनजान हो। दादी को बोला कि तुम अनजान हो, यू आर अ स्ट्रेंजर टू द चाइल्ड। और बच्चा माँ के पास रही ही तो अच्छा है। और ये केस में सिर्फ उसने वीडियो ही तो बनाई है, वो मरा ही तो है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि लड़की गलत है। हमारा लॉ अपाहिज है, हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो अपाहिज है, क्योंकि उसने हमें ये बता दिया कि जितनी भी एक्ट्स लगते हैं, जितनी भी कानून है, उसमें लड़की बेचारी है। समाज ने बोल दिया लड़की बेचारी है, दुनिया ने बोल दिया, परिवार ने बोल दिया लड़की बेचारी है, लड़की को रुलाओ मत, लड़की के साथ ये सब मत करो, लड़की है तो वो यही करेगी, लड़की है तो वो सहेगी। समाज ने बोल दिया ना, सुनेगा तो समाज आज भी नहीं। आप देखो, अगर आप किसी भी रिश्ते को ख़त्म करने के वक्त पे उससे पैसा हटा दो तो रिश्ता ख़त्म करना कितना आसान हो जाएगा ना। उसकी वजह कितनी आसान हो जाएगी कि दोनों के आपस में नहीं बन रही है, दोनों आपस में अलग हो गए। और होना भी यही चाहिए, बाहर के लॉज भी यही फॉलो करते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू स्टे विद द पार्टनर, डोंट स्टे, अलग हो जाओ। म्यूचुअल एग्रीमेंट में जो देना है, जो तुमको लगता है देना सही है, वो दे दो। अगर नहीं लगता तो मत दो, इट्स ऑन यू ओनली। बट यहाँ पे क्या हो गया है, एक्सटॉर्शन है, एलिमनी है, मेंटेनेंस है। इंसान की अगर कमाई 8,000 रुपये है ना, तो हाई कोर्ट ये बोलता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ये बोलता है कि 4,000 रुपये बीवी को मेंटेनेंस जाएगा, इंटरिम मेंटेनेंस जाएगा। और अगर बच्चा है तो और 4,000 रुपये उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो आदमी क्या खाएगा, आदमी क्या कमाएगा? तो इस समाज ने ना, मैं कहती हूँ, मारा अगर किसी को है तो वो आदमी को ही मारा है कि तू ही गलत होगा। अगर तेरे साथ भी गलत हुआ है तो भले ही प्रूफ कर दे, लेकिन तब भी तू ही गलत है। तू कमज़ोर क्यों बना, तेरी गलती है। तू निकम्मा क्यों बना, तेरी गलती है। तू नालायक क्यों बना, तूने काम क्यों नहीं करा, मेहनत क्यों नहीं करी। तेरी बीवी किसी और के पास क्यों चली गई है, तेरी बीवी की अगर उम्मीदें हैं, ख्वाहिशें हैं, पैसा मांग रही है, चीज़ें मांग रही है, क्यों नहीं कमा के दे रहा है, क्यों उससे झूठे वादे करें, तू गलत है। दूसरे इंसान को तो गलत बताया ही नहीं कि उसकी उम्मीदें गलत हो सकती हैं, उसकी ख्वाहिशें गलत हो सकती हैं। हमने आदमी को कभी आदमी नहीं समझा, इंसान ही नहीं समझा, एटीएम समझ लिया कि कार्ड स्वाइप करते रहेंगे, पैसा निकालते इस रहेंगे। पे ना मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई कि भाई जब गांव में चोरी होती है ना, तो सबसे पहला शक चौकीदार पे जाता है सही है। ना। हाँ, जबकि ये भी तो हो सकता है ना कि चोर खुद के घर से ही हो कोई। सही बात है। तो हमने जरिया ढूंढा हुआ है। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, संविधान
कानून सबके लिए बराबर थे। बराबर थे। मसला ये है कि आदमी के साथ दिक्कत ये है कि उसने अपने एक्सप्रेशंस को कभी बाहर निकाला नहीं, तो समाज को आदत नहीं हुई अभी भी उसको आदमी के लेने की, लेने हाँ, की। ठीक है। आदमी को ये लगता है जब तक मैं रहूंगा नहीं, लोगों को मेरी हालात समझ में आएंगे ही नहीं। आदमी अगर मायूस बैठा हो तो कहते हैं अकेला है। आदमी जब रो रहा होता है तो जाके लगता है उसके पास एक रोने के अलावा इमोशन। आप मुझे बता दो क्या है जिससे वो बयां कर पाए कि मैं दुखी हूं। सच बात है। ये है। तो हमारे पास कुछ जरिया ही नहीं है किसी चीज को एक्सप्रेस करने का। आदमी 3 ही जगह पे रोता है। एक उसकी शादी हो रही होती है तब, एक अपनी औलाद को जन्मा देखता है तब, और अपने बाप को मरता देखता है तब। बीच में तो वो झूल ही रहा है फिर। लवली ने अभी एक टॉपिक छेड़ा है कि एल्यूमिनाई वाला। व्हाट आई फील इज कि आज की डेट में ये बिजनेस नहीं बन गया है एल्यूमिनाई वाला, क्योंकि Yes. आप ऋतिक रोशन को देखें, जस्टिन बीबर देखें, एलन मस्क सबसे हम्म। बड़ा पैसे वाला, एलन मस्क देख लो आप। तो होता क्या है ना कि इवन द फीमेल इज कैपेबल, तब भी उसको एल्यूमिनाई चाहिए ही चाहिए। ऐसा क्यों है? इजी मनी। आप मेहनत करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, कमाओगे, तो वो पाने के लिए तो आपकी ज़िंदगी लग जाएगी ना। लेकिन शादी करोगे, 4 फॉल्स एलिगेशंस लगाओगे, डिवोर्स फाइल करोगे, आपको तो तभी पैसा मिल गया। और उतना पैसा मिल गया जो आप ज़िंदगी भर नहीं कमा पाते, आपका बाप नहीं कमा पाता, आपका भाई नहीं कमा पाता। इजी मनी है ना। मेहनत करके तो कोई खाना नहीं चाहता ना। बट लवली ये तो उस केस में भी हो रहा है जहाँ पे फीमेल अर्निंग भी है। अर्निंग है, लेकिन उसको पता है ना कि इतना नहीं कर पाएगी। आधी प्रॉपर्टी कैसे हासिल हो, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास 100 गज का मकान है, ठीक है, जो आपने बड़ी मेहनत से बनाया, फिर अपने बच्चों के नाम कर दिया। हम्म, आज आपके घर में एक बहू आती है, डिवोर्स फाइल करती है, सीधा बोलती है ये मकान मेरा, कोई और प्रॉपर्टी है तो वो भी मेरी। अगर आपने उसके ऊपर सोना चढ़ाया, मेहनत की कमाई से सोना खरीदते हो, इंडियन सोसाइटी में तो दिया जाता है। हम्म, अगर आपने उसके ऊपर सोना चढ़ाया है जो आपकी मेहनत की कमाई का है, शादी होते ही, फेरे पड़ते ही हुई, वेदर इट इज़ रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड, डजन मेक एनी चेंज। वो स्त्री धन एक्ट के अंदर औरत की प्रॉपर्टी बन जाती है, चाहे वो कितना भी हो। जब वो जाएगी, इवन घर से लड़ाई करके भी जा रही है ना, यू कैन नॉट क्लेम दैट गोल्ड, यू कैन नॉट क्लेम द मनी। वो तो औरत का है, आपने तो दे दिया ना, अब क्यों मांग रहे हो वापस? आपकी मेहनत की कमाई है, लेकिन दूसरे के लिए इट इज़ जस्ट द एक्सेस फॉर द इजी मनी, बिकॉज उसको तो कमाना ही नहीं पड़ा ना। पूरा बिजनेस बन गया। इट इज़ अ बिजनेस। ये एक्सटॉर्शन का दूसरा तरीका है। अभी रिसेंटली ना गुड़गांव में एक लड़की को पकड़ा था, देहरादून साइड की थी शायद, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। उसने 7 लड़कों से शादियां कर रखी थी। ठीक है, अभी उसने, पुलिस वालों ने बीच में बैठाया हुआ था उसे। 7 अलग अलग स्टेट में 7 लड़कों से शादियां करके 7 से डाइवोर्स ले रखा था। उसके अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए थे। शादी करी, बाप रे। डाइवोर्स लिया, ये हुआ पैसा है अंदर, शादी करी, डाइवोर्स गुड़गांव लिया, में। पैसा एक तो अंदर। ये गुड़गांव साइड में बहुत ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि यहाँ पे रईसज़ादे बहुत ज़्यादा हैं जो बहुत जल्दी इन चंगुलों में फंसते हैं, पार्टियां हो रही हैं। गुड़गांव के अंदर एक लड़की को पकड़ा था जिसने 2-3 लड़कों को, ऐसे ही अमीरजादों को रेंट पे लग्जरी कार लेती थी, उनके साथ रेसिंग करती थी, क्लब में जाती थी। देन जैसे ही वो चंगुल में फंसे, उनके साथ कोई होटल में गई होंगी, पहले से पूरी प्लानिंग होती थी, वीडियोस बना लेती थी, बाद में ब्लैकमेल करती थी। उसको पकड़ा था, वही सेम 2.5 से 3 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में थे। लड़कों को भी समझना पड़ेगा कि गलत कौन है। हर किसी के पीछे जाने से या हर किसी के पीछे जीभ हिलाते हुए निकल जाने से आपको प्यार नहीं मिलेगा। हम लड़कों के अंदर गलती पता है क्या होती है? इतने खाली हैं अंदर से कि कोई भी हमसे प्यार से बात कर लेता है, हमें लगता है यही जीवन साथी है। सही बात है। नहीं होता ऐसे। आप पत्नी ढूंढना चाहते हो, गर्लफ्रेंड ढूंढना चाहते हो, वो ढूंढो जिसके साथ बैठ के आप सुकून की सांस ले पाओ। जिंदगी भर की बातें तो आप जीने के बाद और मरने के बाद चलती ही रहेंगी आपके पीछे से भी। जिस दिन आप मर जाते हो 13 दिन तक बात होती है आपकी। 13 दिन के बाद तो सीधी एक फोटो होती है जिसकी तरफ देखना भी कोई पसंद नहीं करता कि याद आएगी इसकी। सच बात है। तो ये है। अच्छा लवली, आप लोग की तो खुद की लव मैरिज है, तो कोई एक अलार्म बजता है क्या मन में कि ये राइट पार्टनर है मेरे लिए, या कोई इंडिकेशन कि अब ये बंदा या बंदी मेरे लिए ठीक है? आपका मन ये बोलता है कि आप इसके साथ ज़िंदगी बिता सकते हो, नहीं बिता सकते हो। और आपका मन ये बोलता है कि ये इंसान के साथ बहुत परेशानी चल रही है, मैंने गलत फैसला ले लिया है। लेकिन हम अपने मन की आवाज़ को इग्नोर करते हैं। कई बार ना, हम पता है, इंसान सही तो हम चुन लेते हैं, लेकिन क्या उसकी सारी चीज़ें सही हैं? क्या वो जो कर रहा है वो प्यार है या टॉक्सिसिटी है? वो हम नहीं समझ पाते हैं।
आई थिंक वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अलार्म तो हर बार बजता है, मन तो हर बार बोलता है कि ये तो गलत हुआ है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको मेरे से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, यार इतनी टेंशन क्यों है, इतनी चिक चिक क्यों है, अंदर से वो घुटन फील होती है, बट आप उस घुटन को इग्नोर करते हो जस्ट फॉर द सेक एंड जस्ट फॉर द नेम ऑफ लव, प्यार का नाम देके। यार प्यार करती है शायद इसीलिए टोक रही है, प्यार करती है शायद इसीलिए लड़ रही है, प्यार करता हूँ चलो ठीक है, इतना तो करना ही पड़ता है, झुकना ही पड़ता है, सहना ही पड़ता है। नहीं, प्यार आपको ना संभलना, दौड़ना, उड़ना सब सिखाता है, रोना नहीं सिखाता। लव हील्स यू, इट डजंट हर्ट यू। और हम सब छोड़ के केवल रो ही रहे हैं। हम रो ही रहे हैं, हमने रोने को, तड़पने को, क्योंकि क्या है ना, ये जो हमारी इमेजिनरी वर्ल्ड्स है, जिसको हम बॉलीवुड, हॉलीवुड, मूवीज़, ये जो इमेजिनरी वर्ल्ड्स जिनको मैं बोलती हूँ, इमेजिनरी वर्ल्ड्स ने क्या समझाया, यार प्यार है, एक को तो घर छोड़ना पड़ेगा, एक को तो लड़ना पड़ेगा, एक तो सारी ख्वाहिशें पूरी करके देगा, एक जो है वो ये उसके तो नखरे सहने पड़ेंगे, लड़कियां तो करती ऐसे हैं। नहीं यार, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कब जियोगे? प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये सब नहीं होता ना। प्रैक्टिकल लाइफ में यू कैन नॉट गो टू हनीमून फॉर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ। आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता घूमने के बाद वापस परिवार में आना है। आप इंडियन सोसाइटी में रह रहे हो। सही बात है। अगर आपको लगता है इस इंसान के साथ मैं परिवार बसा सकता हूँ, ये मेरे परिवार में आ सकती है और मेरे परिवार को परिवार बना के रखेगी, तो ये लड़की सही है। अगर उसके पहले से ही नखरे अलग हैं, उसके डिमांड्स अलग हैं, उसके एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, और आप उसको प्यार का नाम देके, मैं तो प्यार करता हूँ, मैं तो झेल लूँगा, माँ बाप को झेलना पड़ेगा बिकॉज मैं प्यार करता हूँ। नो, तुम बाद में झेल ही नहीं पाओगे, तुम बाद में परेशान हो जाओगे कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था ये कभी हो जाएगा। तुम्हारे लिए भी टॉक्सिक होने वाला है। वो टॉक्सिक होने वाला है। हम ना, पता है, आज की खुशी के लिए ना कल के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। रिश्तों की बात मैं कर रही हूँ। आज में जीना अच्छा है, आज में खुश रहना अच्छा है, लेकिन आज की खुशी के लिए कल को बिल्कुल भूल जाना वो गलत होता है। क्योंकि आपको पता है कि आपका परिवार कैसा है, आपके माँ बाप कैसे, और आपके परिवार का माहौल कैसा है, आगे जाके क्या क्या परेशानी आने वाली हैं, क्या क्या मुद्दे उठने वाले हैं, उसकी कौन सी आदतें हैं जो आपको आगे जाके हर्ट कर सकती हैं, परिवार में लड़ाइयाँ स्पेस क्रिएट कर सकती हैं। अगर आप वो झेलने की और उनकी लड़ने की हिम्मत रखते हो तो भाई पार्टनर को खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी में लेकर आओ। और अगर आप वो लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, देन सोचो, प्यार नहीं है, बांधा जा रहा है, बंधन है। और प्यार कभी भी आपको आपका गला नहीं घोटता है, वो आपको जीना, आपको सांस लेना सिखाता है। प्यार आपकी उड़ान में खुश होता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि यार तू इतना क्यों कमा रहा है, तू कहाँ जा रहा है, तू किससे मिलने जा रहा है, तू क्या कर रहा है। नो, ये केयर नहीं है, सॉरी, दिस इज़ अ कंट्रोल। कंट्रोल करना गलत होता है, डिसरिस्पेक्ट करना गलत होता है, इंसान के जहन में बार बार ये बात डालना कि तुम नालायक हो, वो गलत होता है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि एक पार्टनर ऐसा होता है जो दूसरे इंसान को ये एहसास दिलाता है कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम हो ही खराब, तुम्हारे तो किस्मत में ही लिखा है, तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। क्यों नहीं कर सकता भाई कुछ? और अगर मैं इतना ही कर सकता हूँ तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? अपनी स्पीड पे कर रहा हूँ, अपनी मेहनत में कर रहा हूँ। हो सकता है किसी की ज़िंदगी में 18 साल की उम्र में करोड़ रुपए लिखे हों, मेरी ज़िंदगी में 40 में होंगे। मैं 40 तक जाऊँगा, खुशी खुशी जाऊँगा, चाहे गिर के जाऊँ, दौड़ के जाऊँ, चल के जाऊँ, भाग कर जाऊँ, खुशी से जाऊँगा, सुकून से जाऊँगा। कोई धक्का मारेगा वो नहीं चल पाऊँगा मैं। प्यार आपको धक्का नहीं देता है, साथ हाथ पकड़ के चलता है। और हाथ पकड़ने का मतलब सच में हाथ पकड़ना होता है, जंजीर नहीं होती है वो। अभी आप बोल रहे थे ना, फास्ट एंड फ्यूरियस वाला लव है, कब में मिले हो, तुरंत तुरंत मिले हो, वहाँ कौन सा फॉल्स अलार्म नहीं हो गया ये? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ भाई कि गर्लफ्रेंड की गीली जुल्फ़ें शादी से पहले ही अच्छी लगती हैं। शादी के बाद तो वही जुल्फ़ें जब तौलिया गीला करके बेड पे फेंकते हैं ना, फिर बजते हैं लठ, है ना। तो क्या होता है ना, आजकल की जो जनरेशन है हमारा जेनजी बोल रहे हैं। जेनजी हो गए, एक तो ये बड़ा वर्ड आ गया ना, नहीं अभी इंग्लिश चल रहा वैसे ही मरी हुई है मेरी, ऊपर से वर्ड आ गए। तो हम ना हर चीज़ पहले ही एक्सपीरियंस करने के पीछे भागते हैं कि अगर किसी को गाड़ी भी चाहिए ना, भाई ट्रायल ले लेता हूँ। वो ट्रायल भी इतनी मत लो ना कि बाद में बोरियत आ जाए, वेरी ट्रू।
है ना? हम्म, गर्लफ्रेंड होते हैं, लिव इन में रहते हैं लोग। हम आई थिंक कितना 1 साल तक ही बात हुई होगी हमारी, 6-7 महीना 6-7 महीने बात हुई है। हम 6-7 महीने, आप इसको साल भी खींचोगे, 3 बार मुलाकात हुई हमारी बस। चौथी मुलाकात के बारे में सोचते ही हमने शादी कर ली थी। हमारा ये कहना गलत भी हो सकता है, जिनकी अच्छी चल रही बहुत अच्छी बात है। हमारा मानना ये है कि किसी रिश्ते को, रिश्ता बनने से पहले इतना मत जी लेना कि बोरियत आ जाए। ये जो 8 साल 10 साल 5 साल इतना साथ कपल जो लिव इन में रह लेते हैं ना, वो हर हरकत से वाकिफ हो जाते हैं, हर तरीके की बातें प्लान कर लेते हैं, हनीमून तक प्लान कर लेते हैं। लेकिन ये प्लान नहीं करते कि घर में अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो ख्याल कौन रखेगा, तुम या माँ बाप? जब अगर मैं कल को कमाने लायक नहीं रहा तो तुम कमाओगी या मुझे ही बीमार हालत में घर जाना, ऑफिस जाना पड़ेगा? तो हमारी जो जनरेशन है ना, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहती है, एक्सपीरियंस करके छोड़ देती है, फिर नया ढूंढती है। ये हकीकत है। आज हम अगर जाते हैं किसी भी लड़की से मिलने जाते हैं तो पहला ख्याल ये आता है, यार सुंदर तो होगी ना। यही है। आप नीयत के पीछे क्यों नहीं जाते हो? सूरत के पीछे क्यों भागते हो? सूरत तो ढल जाएगी, हर किसी को बूढ़ा होना है। मैं जब इनसे इंस्टाग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम हमारा बिचौलिया था, तो इंस्टाग्राम पे इनकी कोई रील आ गई। फूफा था आपके केस में। हाँ वही, कड़ा भी नहीं देना पड़ा भाई सोने का। तो इंस्टाग्राम पे जब मिला था ना, मेरी हमेशा से इच्छा ये थी कि मैं एक तो कभी बॉम्बे की लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरा मानना ये था कि मुझे वही समझेगी जो मेरे रूट की तरफ जाती होगी, या जो मेरे रूट को समझती होगी, जिसे पता है कि मैं कहाँ से आता हूँ, मेरा बोलने का ढंग क्या है, मेरा बैठने का ढंग क्या है। जब इन्हें पहली बार देखा था तो मुझे सिर्फ एक चीज़, मैंने सूरत सीरत कुछ नहीं, मैंने एक चीज़ ये देखी थी कि मैं जो बात करता हूँ ये उस बात को समझती है, जो मैं लिखता हूँ ये भी वही लिखती है, हमारे ख्याल मिलते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि शादी अगर करनी हो ना, पैसा रुतबा सीरत नीयत सब साइड में रख दो। इतना देख लेना कि जब तुम रोने बैठोगे तो ये थप्पड़ मारेगी या कंधे पे हाथ रखेगी। इतना सा फर्क है। आदमी दुनिया में सबसे लड़ लेता है लेकिन अपनी घर की औरत से टूट जाता है। और इस दुनिया में भाई सबसे खुशहाल मर्द है वो जब घर में घुसता है ना ऑफिस से, अगर उसकी बीवी घर वालों के साथ बैठ के हंस रही है ना, उसे लगता है मैं स्वर्ग में हूँ। वेरी ट्रू, सच बात है। और घर में घुसते ही जब दिखे ना लठ बज रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो टूटता है भाई। नहीं टूट गया। तो बनाने वाले भी हम ही हैं, बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं। सोसाइटी के बारे में सोच के क्या कहेंगे, मैं लव मैरिज करूं, मत सोचो भाई समाज के बारे में। जिस गधे पे बैठने से समाज डरता है ना, उसी गधे पे बैठ के 4 धाम की यात्रा पे निकला हुआ है समाज, और धूप में काला भी करवा रहा है चेहरा। हाँ यही है। आप सोसाइटी की बात कर रहे थे, तो सोसाइटी में ना एक टैबू है कि मर्द को बताया गया है कि मर्द ज़्यादा धोखा देते हैं और लड़कियां जो हैं वो इमोशनल होती हैं। तो ये दो लोग हो आप लोग, कैसे सही है क्या है, मतलब सच्चाई बताओ। देखो, पहली बात तो ये कि समाज ने ना जो ढांचे बनाए हुए हैं ना आपके आदमी होने पे और औरत होने पे, वो हमेशा से गलत रहे हैं। क्योंकि समाज आपको अच्छी बेटी, अच्छी बहू, अच्छी बहन, अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छा ससुर, अच्छा बाप, ये सब देखना चाहता है। समाज ने कभी ये नहीं बताया कि ये सब बनने से पहले अच्छा इंसान होना ज़रूरी था। और अच्छे इंसान होने का सिर्फ एक ही पैमाना होता है कि आप अपने साथ कैसे हो, अपने मन में कैसे हो। क्योंकि आपको पता है ना आप कहाँ गलत जा रहे हो। आप खुद से तो एक बार बात करते ज़रूर हो कि अगर आपने किसी के ऊपर गुस्सा भी कर दिया ना, आपको मन में एक रियलाइजेशन आता है कि यार ज़्यादा कर दिया। आप भले उससे सॉरी जाके ना बोलो, वो बात की बात है, पता है लेकिन आपको। मन में रियलाइज़ होता है। मन में रियलाइज़ होने के बाद अगर आप जाके सॉरी बोलते हो तो आप कमज़ोर नहीं हो, आप अच्छे इंसान हो। समाज को ये बताना चाहिए था, लेकिन समाज ने बोला अगर झुकेगा तो तुम्हारे कंधे पे और तलवारें आएंगी, तुमको और झुकाया जाएगा। तो आदमी को झुकने नहीं दिया। आदमी को सिर्फ ये बोला गया कि तुम बाहर जाओ, कमाओ, मेहनत करो, घर वापस आओ और चुपचाप सो जाओ, किसी से कुछ मत बोलो। क्योंकि आदमी का काम सिर्फ इतना ही है। आदमी अगर नहीं कमाएगा तो वो नालायक है, वो निकम्मा है, वो कुछ नहीं कर पाया अपनी ज़िंदगी में, वो किसी काबिल नहीं है। आदमी इंसान कैसा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो कितना परेशान है, वो कितना घुट रहा है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। समाज को भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपके परिवार को भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप कैसे हो ये कोई नहीं पूछता है। They think you will heal it. कितना कमाते हो ये सब पूछते हैं, काम कैसा चल रहा है ये सब पूछते हैं।
इंसान उसी दिन सुकून में रहना शुरू हो जाएगा जिस दिन लोग उससे ये पूछना शुरू कर देंगे कि तुम्हारा हाल कैसा है, ना कि ये कि तुम्हारी सैलरी कितनी है और तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है। आदमी तो यहीं तक ढांचे में डाला गया। औरत की बात आई तो औरत है, अब तुम्हें किसी और के घर जाना है, अब तुम किसी और के घर जाओगी, अच्छी बात है, वो तुम्हारा फ़र्ज़ है, क्योंकि संसार का नियम है कि औरत और आदमी मिलके संसार को चलाते हैं। फिर इसमें इस बात की लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि मैं क्यों जा रही हूँ अपना परिवार छोड़ के, वो क्यों आ रहा है। नहीं, इस नियम को ना ही तोड़े तो अच्छा है। तुम जाओगी किसी के घर में, अब आदमी चाहे कुछ भी कर ले, आदमी तुम्हें मारे, तुम्हें पीटे, तुमसे बदतमीज़ी से बात करे, किसी और से अफेयर्स चलाएं, वो सब चलेगा क्योंकि आदमी कर सकता है। औरत का तो काम है, 2 साल होगा, गुजर जाएगा, 5 साल में तो सबके रिश्ते ठीक हो जाते हैं। पिट-कुट लेगी, एक थप्पड़ लग जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, फ़र्क पड़ेगा। शादी करके लाए हो, इज़्ज़त से लाए हो, वो लवारिस नहीं है, उसके भी माँ बाप हैं, उसका भी परिवार है। तुम शादी करके लाए हो ना, तो शादी का मतलब समझो, इज़्ज़त होती है। तुम मेरी इज़्ज़त करो, वो तुम्हारी इज़्ज़त करेगी, हम दोनों एक दूसरे की जितनी इज़्ज़त करेंगे, समाज और परिवार हमारी उतनी इज़्ज़त करेगा। लेकिन ढांचा जो बनाया गया ना, औरत को बना दिया कि तुम नखरे करो, नाज उठाओ, ये सब करो, सह लो, चुप हो जाओ। ये औरत का ढांचा बन गया, आदमी का ढांचा बन गया। इंसान कैसा है, इंसानियत का ढांचा क्या है, वो भूल गया समाज बनाना। तो आदि धोखेबाज कौन है, मर्द है या फीमेल है? फीमेल तो इमोशनल हो गई। नहीं, दोनों बराबर हैं भाई, दोनों काट रहे हैं एक दूसरे का सही लेवल पे। हाँ, हकीकत है। देखो, वो वाली बात होगी ना भाई कि देश देश में तो क्या बोलूँ मैं, पॉलिटिक्स वाला हो जाएगा। वो वाली बात है ना कि गांव में चोर कौन है, तो चोर सभी हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो पकड़ में आया अभी तक वही है ना। तो धोखा सब दे रहे हैं। अगर मैं, ये मेरे से पूछती हैं कहाँ बैठे हो, मैं बोलता हूँ मैं शॉपिंग पे निकला हूँ या मूवी देखने निकला, मैं बोलता हूँ दोस्तों के साथ, तो धोखा ही है ये भी। किस तरीके का धोखा दे रहे हैं वो मायने रखता है। झूठ बोलना बुरा भी नहीं है अगर किसी की जान बचे तो, और चाहे खुद की बचे तो फिर उससे अच्छा क्या है। ठीक है, धोखा का मतलब ये होता है कि अगर आप, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि धोखा वो होना चाहिए कि आपका एक औरत से और एक मर्द से अगर पेट नहीं भर रहा है तो आप धोखेबाज हो। ये होता है धोखेबाजी डेफिनेशन। कई भी रिश्तों में मैंने ऐसे देखा है, अपने आसपास ऐसा देखा है, कई यार दोस्तों के डाइवोर्स में मैंने ऐसा देखा है कि रीज़न निकलता है कि उसे कोई और मिल गया। मेरा इस पे सिर्फ एक सवाल होता है, उसके पास इससे अलग क्या था? सिर्फ सूरत बदली है, सीरत तो वही है, ढांचा वही है, शरीर वही है, अंग वही है। बदला है तो दिलासा, उसने जो दूसरा है पहले वाले से ज्यादा दिलासा दी है। तो ये फर्क है, बातों में बहुत आसानी से आ रहे हैं। यार नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे रहा है बंदा, यार गलत कर रहा है भाई यार। मुझे नेक्स्ट नहीं, सवाल था मैं यार, हैकर नहीं हूँ। गलत है यार ये। नेक्स्ट सवाल का आंसर दिया, पूछू कि ना पूछू, बताओ तुम लोग यार। यही था क्या अगला? हाँ यार। तेरा क्वेश्चन क्या था कि ना, जो परफेक्ट रिलेशनशिप है, इसकी कोई डेफिनेशन है? मतलब कि आप बाहर निकले, एक फीलिंग आया आपको किसी ऊपर, आप फिजिकल हो गए, तो ये धोखा हो गया, धोखा किया आपने। देखो, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप निभा पाओ जिंदगी भर इस धोखे को तो फिर ये शादी बनेगी। अच्छा। अगर मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, उसके साथ हम बिस्तर होता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं शादी करूंगा, तो ठीक है, करो। फिर घर वालों के सामने छाती तान के कहो कि आपकी बेटी से मैं प्यार करता हूँ, तो फिर धोखा नहीं हुआ, आपने साथ निभाया। मतलब आप तो पहले से मैरिड हो ना? ये मैं एग्जाम्पल दे रहा था भाई। मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि ये जो लव मैरिज करने वाले हों। यार परफेक्ट कुछ नहीं होता है, परफेक्ट बनाना पड़ता है। आपको उस रिश्ते को परफेक्ट, आप दो अलग इंसान हो, अलग आत्मा हो, अलग तरीके के कल्चर एनवायरनमेंट में डेवलप हुए हो, तो आप दोनों बिल्कुल अलग अलग हुए ना। आपको दोनों को साथ में आना है और एक दूसरे को बताना है कि तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं उसको मैं पूरा करूँगी, और जो मेरे अंदर कमी है उसको तुम पूरा करोगे, तब वो जाके परफेक्ट रिलेशनशिप होती है। और परफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि आपको एक दूसरे को ना हर सिचुएशन में संभालना है, हर मौसम में संभालना है, हर उतार और चढ़ाव में संभालना है। परफेक्ट रिलेशनशिप तभी एग्जिस्ट करती है जब आप एक दूसरे की इम्परफेक्शंस को ना एक्सेप्ट कर पाओ और रिस्पेक्ट कर पाओ।
फिर वहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंस ऑफ गोल्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको अलग होते हुए भी ये बोल पा रहे हो कि तुम अच्छे हो, तुम ठीक हो, तुम और आगे बढ़ो, वो परफेक्शन होता है। अगर आप उसको ये बता रहे हो कि तुम्हारा अलग होना पाप है, तुम्हारा अलग होना गुनाह है, तो वो परफेक्ट कभी नहीं हो सकता है। रिश्ते में आपको डेली काम करना पड़ता है, डेली कुछ ना कुछ देना पड़ता है। आपका हर मोमेंट भी एक जैसा नहीं होता। अगर आप अभी इस वक्त पे कोई अच्छा सा कॉमेडी वीडियो देख लो, आप बहुत खुश होगे, एक फ़ोन आ जाएगा, आप किसी फ़ोन को लेके इरिटेट हो जाओगे जस्ट विद इन सेकेंड्स, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपकी लाइफ भी सेम ग्राफ पे चलने वाली है? अगर आपके पल इतने जल्दी चेंज हो रहे हैं, तो दिन भी बदलेंगे, वक्त भी बदलेगा और ज़िंदगी भी बदलेगी। बट आपको मैनेज करना है ना, जिस तरीके से आप राइट। खुद को मैनेज कर रहे हो, उस तरीके से आप दूसरे इंसान को मैनेज करो, एक दूसरे के रिश्तों को मैनेज करो। इट इज़ नॉट कि अगर इसने कुछ बोल दिया तो मैं मुंह फुला के बैठ जाऊंगी। मुंह फुलाओ, लेकिन कब तक फुलाना है? वो लड़ाई कब तक जिंदा रखनी है, वो फिर आपके हाथ में है। एक दुख आपको तभी तक पीड़ा देता है, आपको तभी तक परेशान करता है जितना खींचोगे। जब तक आप उसको पकड़ के रखोगे। जिस वक्त आपने दुख को एक्सेप्ट कर लिया कि यस इट हैपेंड, नाउ मूव ऑन, वो दुख आपको टेंशन देना छोड़ देगा। बिकॉज स्ट्रेस ऑलवेज, आई थिंक ये जेफ बेजोस ने एक बात कही थी कि स्ट्रेस ऑलवेज कम्स फ्रॉम द वर्क यू हैव नॉट डन एंड यू कैन डू। कि आप कर सकते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो या कर नहीं रहे हो, उस चीज़ से स्ट्रेस आता है। द लिविंग थिंग्स, द लिविंग सिचुएशन डजंट गिव यू स्ट्रेस, इट ओनली टेल्स यू कि इट हैपेंड। आपको जितना खींचना है उस रिश्ते को, उस दुख को, उस पीड़ा को, उस एंगर को, उस खुशी को, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यू ओनली। इसीलिए मैं कहती हूँ कि न्यूट्रल रहना स्टार्ट करो, क्योंकि वक्त बदल जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, आप बदल जाओगे। आप न्यूट्रल रहना स्टार्ट करो। आप जितना खुद में ऐसे रहोगे ना कि यार ठीक है, हो गया ठीक है, ना, हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खुशी मनाओ, लेकिन कब तक मनानी है? दुख मनाओ, लेकिन कब तक कब तक ले मनाना है? जाना है? गुस्सा रहो, लेकिन कब तक रहना है? इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना खींचते हो अपने इमोशंस को, बिकॉज यू कैन एक्चुअली हैक द इमोशंस। इट इज़ इन योर कंट्रोल। आप हैक कर सकते हो उन इमोशंस को, सिचुएशंस को हैक नहीं कर सकते हो। वो तो और आनी है। वो आनी है। लाइफ इज़ अनसर्टेन, कुछ भी कभी भी हो जाएगा। पैसा चला जाएगा, पैसा आ जाएगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हेल्थ बिगड़ जाएगी। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, वक्त ऊपर नीचे होगा। यू कैन हैक द इमोशंस। दैट्स व्हाई आई थिंक हमारे शास्त्रों में अर्धांगिनी बोलते थे, दे सेड बेटर हाफ, यस, बिकॉज यू कंप्लीट ईच अदर। लवली, लड़कियों को किस टाइप का लड़का चाहिए? कोई कॉमन सीख होती है क्या कि ऐसा लड़का होना चाहिए, मतलब फिट एकदम ऐसा बंदा चाहिए हमें? चेकलिस्ट तो कभी पूरी नहीं होगी। अच्छा। आपको कैसा चाहिए हम्म। वो नेवर एंडिंग लिस्ट है। हम्म। क्या होना चाहिए वो मैं बता सकती हूँ। हम्म। एक आदमी को सिर्फ इज्जत देने वाला और इज्जत का मान रखने वाला होना चाहिए, क्योंकि वही एक मर्द होता है। वो कितना मैस्कुलिन है, कितना उसका फिजिक है, वो कितना गोरा है, कितना लंबा है, कितना अमीर है, कितना गरीब है, कितनी उसके पास कार्स हैं, प्रॉपर्टी है, डजंट मैटर। इट डजंट मैटर। आदमी कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा आदमी है, इंसान है। वो मायने रखता है। अगर वो आपकी इज्जत करता है, आपके इमोशंस की इज्जत करता है, आपके सपनों की इज्जत करता है, आपकी उड़ान की इज्जत करता है, आपके गिराव की इज्जत करता है, वो आदमी है और वही होना चाहिए। वेरी गुड। और एक चीज़ ये भी है भाई, मैंने हमेशा ये देखा है कि किसी भी तरीके का आदमी हो, हर आदमी अपने पार्टनर से, चाहे वाइफ हो चाहे गर्लफ्रेंड से, हमेशा एक ही उम्मीद रखता है कि ये मेरा घर बने, और औरत आदमी से उम्मीद रखती है कि ये मेरी दुनिया बने। कंट्रोल छोटा सा ही है, कोई घर बनना चाहता है, कोई दुनिया बनना चाहता है। मिल के चलोगे तो पार निकल जाओगे। वो एक बड़ी अच्छी शायरी है कि जो कहते हैं कि मोहब्बत बर्बाद कर देती है, तो जो पार गए और पा लिया, ये ख्याल तो उन्हें भी आता होगा। सो वही है कि हमने एक्सेप्ट किया एक दूसरे की। कमी हर किसी में होती है। मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको, हंसी आएगी जान के। इनके ना यहाँ नेक पे एक वो मार्क है,
या दिख रहा होगा छोटा सा, तो हम्म। बचपन में वो गले में छेद था, गले में छेद था। छेद था, सर्जरी कभी हुई होगी। अब हम समाज में रहते हैं, औरतों की नज़रें बड़ी तेज होती है ना, तो कहीं पे सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया तो बोले कि अरे जिससे तेरी शादी हुई उसके गर्दन पे कुछ निशान है ना, पता कर लेना, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं थी। सोशल मीडिया पे आए, घर आसपास के लोगों से कोई मैसेज था, तो मैंने बोला कि अब तो हो गई। सो मेरा कहने का मतलब है कि कमी है या नहीं है, उससे आपका लेना देना क्या है। अगर आपको एक इंसान पसंद आ रहा है, आप उससे शादी करो। कमी देखोगे तो फिर 1000 कमियां निकल के आएंगी। डेली ब्लड टेस्ट करा के देखो अपने। और मैं एक हमेशा चीज़ कहता हूँ भाई, शादी के तुरंत बाद पति या पत्नी को कुछ हो गया तो क्या करोगे? लोग साथ जीना चाहते हैं, साथ मरना कोई नहीं चाहता। प्यार में पढ़ना सब चाहते हैं, प्यार में मरना कोई नहीं चाहता। तो यही है। कोई कह गया ना कि बात सह गए तो रिश्ते रह गए और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। लवली, हम सब ना ऐसे उसमें जी रहे हैं, एक रंगीन लाइफ होती है ना, उसमें जी रहे हैं, जहाँ हम ना शादी की बात भी आती है तो हम क्या देखते हैं कि हल्दी होगी, मेहंदी होगी, डांस होगा, गाना होगा, एक बड़ा सा रंगारंग कार्यक्रम हो जाएगा। लेकिन कोई भी बंदा ना उस शादी के बाद की कंपैटिबिलिटी पे बात नहीं करता कि आगे क्या उसके बाद। उसके बाद तो आपको ही जीना है साथ में दो लोगों को। बिल्कुल यार, बात वही है ना, शादी को इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमने सोचना ही छोड़ दिया कि शादी करनी, अच्छा ये मेरे साथ अच्छा दिखेगा, अच्छी दिखेगी और बहुत सुंदर है, चाल भी अच्छी है, कपड़े भी अच्छे पहनती है, पढ़ी लिखी भी है। इट डजंट चेंज एनीथिंग। क्या इसके साथ मैं बूढ़ा हो सकता हूँ इस छत के नीचे? क्या इसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से बिता सकता हूँ? अगर घर में परेशानी जो आती है कि बिल्स भरने हैं और ग्रोसरी मैनेज करनी है, राशन मैनेज करना है, मेडिकल एक्सपेंसेस देखने हैं, दवाइयाँ लेके आनी, कौन ये करने वाला है? अगर एक इंसान नहीं है इन सब चीज़ों में अच्छा, तो कौन दूसरा इंसान इस बात को संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा? अब घर में तो हर चीज़ की ज़रूरत होती है ना, माँ बाप को दवाई भी चाहिए और खाना भी चाहिए, तो कौन मैनेज करेगा? अगर तुम नहीं कर सकते हो, तुम बहुत अपनी लाइफ में लेके बहुत ज़्यादा बिजी हो कि यार कमाने के लिए जाने वाले हो, तो क्या तुम अल्टरनेटिव लेके आओगे अपने साथ में कि ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि मैं कमाने जाऊंगी या मैं कमाने जाऊंगा, बट घर की सिचुएशंस को ऐसे मैनेज करेंगे? इस बारे में हम बात ही नहीं करते। तभी तो मैं कहती हूँ कि रिश्ते में और प्यार में प्यारी बातें करना ज़रूरी नहीं है, बातें करना ज़रूरी है जो ज़रूरी है। क्योंकि हम ये देखते ही नहीं है ना कि यार लाइफ की सिचुएशंस कौन कौन सी आने वाली हैं। तभी मैं हर बार कहती हूँ कि तुम्हारे परिवार का माहौल तुम्हें पता है, कि तुम्हारे पापा मानेंगे या नहीं मानेंगे, तुम्हारी मम्मी इस लड़की को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, तुम्हारे जो घर में जो तुम्हारी बहन है वो किस नेचर की है, यू नो एवरीथिंग अबाउट योर फैमिली। बट उस वक्त पे सब कुछ जानते हुए भी आप अनदेखा कर देते हो सिर्फ उस छोटी सी खुशी के लिए कि नहीं यार मैं बाद में देखा जाएगा, बाद में कर लेंगे, बाद में मैनेज हो जाएगा। बाद में कुछ नहीं देखते, कोई नहीं देखता। हिम्मत है तो अभी लड़ो, अभी करो, अभी सिचुएशंस का या तो सिचुएशन को सॉल्व करो या अल्टरनेटिव ऑप्शन लेके आओ कि ये नहीं तो ये करने हैं, और ये ऑप्शन फेल हो गया तो दूसरा ऑप्शन तैयार है। अगर इसको खाना बनाना नहीं आता तो मैं मेड रख लूँगा, मैं कुक रख लूँगा घर पे। अगर कुक का खाना पसंद नहीं आता है ठीक है तो मैं बना लूँगा। यू शुड हैव बैकअप ऑप्शंस कि आप इंसान को नहीं बदल सकते हो, परिवार को नहीं बदल सकते हो, लेकिन हालात तो मैनेज कर सकते हो ना। सही बात है। दैट इज़ एक्चुअली शादी। बिकॉज शादी दो लोगों के बीच में कभी नहीं होती है, शादी हमेशा दो परिवारों के बीच में ही होती है। एक लड़की किसी और के परिवार में आके रहती है, अगर परिवार में भी नहीं आती है, न्यूक्लियर भी रहते हैं, तो अपना परिवार तो बनाएगी, बच्चे तो होंगे। बच्चे जब होंगे तो बच्चों के एजुकेशन भी देखी जाएगी, बच्चों की स्टडीज़ भी देखी जाएंगी, उनके एक्सपेंसेस भी देखे जाएंगे, इंश्योरेंसेस भी देखे जाएंगे, बिजली का बिल होगा, खाने का बिल होगा, दूध का बिल होगा। हु विल मैनेज दीज? कौन करेगा? इस बारे में बात करो, फैसले लो, तब आगे बढ़ो। हवा हवा में शादी मत करो, मज़े मज़े में शादी मत करो। इसी पे ना मुझे एक बड़ी अच्छी बात, मैं कल ही कहीं पढ़ रहा था भाई कि किसी ने गिनवा दी लाख कमियां शादी में, और किसी का बाप लिख रहा था कि किसका कितना उधार बाकी है। सो कितनी भी अमीर शादी कर लो, कितना भी बड़ा तमाशा कर लो, समाज हमेशा आपकी सब्जियों में नमक कम ही बताएगा। ये है, सही बात है। मैंने अक्सर देखा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जितनी बड़ी तमाशा हुआ है ना शादियों में, जितनी बड़ी शादियाँ हुई है, घर टूटा है हमेशा, रेशो ज़्यादा रहा है, क्योंकि आपने शादी नहीं तमाशा किया था।
सबसे अच्छे घर उन्हीं के चल रहे हैं जिनकी शादियाँ बहुत छोटी थी, सिंपल। चुपके से, प्यार से, शांति से घर घर के लोगों ने कर ली। अक्सर वही हुआ है। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मेरे आज से 7-8 साल पहले मेरे छोटे भाई की शादी हुई थी, तकरीबन 50-60 लाख रुपए लगे थे उस टाइम पे। आप आज के टाइम में 2025 में सोचो, हमारी शादी अभी 2-2.5 साल पहले हुई, कितना खर्चा लगा होगा, अंदाजन गैस मारो। सेलिब्रिटी हो आप लोग, अच्छा खासा किया होगा। फिर भी अंदाजन बताइए। 25-30 लाख। 8 लाख रुपए, उसमें से भी आधा इनका आधा हमारा। अच्छा। हमारी शादी जब बातें हुई थी, हर चीज़ पक्की हुई थी, तो हम दोनों का अपने परिवार को सिर्फ एक जवाब था, सिर्फ घर के लोग होंगे, समाज को एंट्रेंस नहीं है, पहली चीज़। दूसरी ये कि खर्चा जो होगा दोनों का आधा आधा होगा और मिलके एक ही दिन में सारे रीति रिवाज खत्म किए जाएंगे। शादी करनी है, तमाशा नहीं। वेरी नाइस। जितना पैसा बचेगा वो आप अपने पास रखो, हमें देना है हमें दे दो, घर बसाएंगे, सामान आ जाएगा। ये लोगों को थालियों में शाही पनीर देने से कुछ नहीं होगा। दुश्मन को जितना तंदुरुस्त करोगे, खतरा आपके लिए ही होगा। वही वाली बात है भाई। ठीक है। हाँ, तो एक इसी से मुझे एक बात याद आ गई कि रिश्तेदार और समाज को जितना तंदुरुस्त करोगे, नुकसान आपका ही है। ठीक है, आप खाओ, आप तंदुरुस्त रहो, मरने के बाद उनको भी तो पता चले कि सालों के कंधों पे बोझ आया है ना, उठाएं तो लगे कमर में दर्द हो रहा है, यही है। अच्छा भाई, पहले के ज़माने में नहीं वो गौना होता था, शायद इसीलिए होता था कि आपको टाइम दिया जाता था कि आप परिवार के साथ रहो, समझो और उनको, फैमिलीज को समझो एक दूसरे की। यस। पहले बाल विवाह होते थे शरीर के हिसाब से कि छोटे छोटे हैं, पहले कर दो, वक्त लगेगा। आज मन से बाल विवाह हो रहे हैं। अकल तो आई नहीं, शादियां कर दी है ना। शरीर का ढांचा हो गया 25 साल का, 26 साल का, आपने देखा ही नहीं कि इसकी सोच कैसी है। बाहर से लोग जाके जजमेंट कर लेते हैं। रिसेंट का केस बताता हूँ। हमारा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, नाम नहीं लूंगा, उसने मना किया है। वो लड़का है, उसके घर पे लड़की वाले आए, लड़की के फादर, लड़की का भाई। आते ही चाय का कप उठाने से पहले उन लड़की के बाप का सवाल क्या था पता है? आपकी जितनी प्रॉपर्टी है और बैंक में पैसा है उसके कागज दिखाओ, वैलिडेशन के लिए। ये लड़की की 2.5-3 लाख रुपए की इनकम है। उसने बोला कि इस चीज की जरूरत क्या है, आप जमीन प्रॉपर्टी देखनी है, हम दिखा देंगे। मेरे बैंक में नहीं, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, इतनी सी बात आ गई ना, जिंदगी भर रहोगे अगर ये बात आ गई है तो। जमीन देखनी है, देखो, आपकी बच्ची की लाइफ है, आप देखोगे, ठीक है, घर परिवार कैसा है देखो, खाते में कितना पैसा, इतने अंदर घुस रहे हो शादी से पहले ही, तो शादी के बाद तो तिजोरी की चाबी भी मांग ली जाएगी। लिमिटेशन भूल गए हम एक रिश्ते जोड़ने की क्या होती है। पहले रिश्ते जब जोड़े जाते थे, ये देखा जाता कि ये इंसान मेरे हालात में मेरा साथ देगा कि नहीं। आज के टाइम में जब रिश्ते जोड़े जाते हैं, ये देखते हैं कि ये मेरा साथ दे देगा, इसके टाइम पर मैं भाग जाऊंगा। जरूरत के रिश्ते हो गए, लोग ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। डबली ना, अभी रिसेंट ईयर्स में हम अगर 90s में जाते हैं या 2000 के पीरियड में जाते हैं, शुरू के इनिशियल 2000 में, तब इतना नहीं था। अभी देखते हैं डिवोर्स के जो केसेस हैं ना, अचानक से इतने बढ़ने लग रहे हैं। तो आप लोग के हिसाब से क्या रीज़न हो सकता है? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, सोशल मीडिया का ज़्यादा वो है, क्या हो सकता है? देखो, इन्फ्लुएंस सबसे पहला तो मैं मानती हूँ एक्सपेक्टेशंस का है। अच्छा। दूसरा सोशल मीडिया का भी है। तीसरा मैं मानती हूँ अवेयरनेस इतना ज़्यादा है ना लोगों के बीच में कि अगर तलाक ले लिया है ना तो रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, पैसा भी अंदर आएगा। अभी अगर आप देखो कि रिश्ते ख़त्म करने हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, तो ठीक है यार, रिश्ता नहीं चला, मैं भी कहती हूँ कि रिश्ता नहीं चल रहा है, इंसान ख़राब है, अलग हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरों को देख के जो रिश्ते ख़त्म किए जा रहे हैं कि यार ये तुम मेरे लिए ये नहीं करके दे रहे हो, इट्स ओवर। तुम मेरे को समझ नहीं पा रहे हो, इट्स ओवर। तुम मुझे यहाँ नहीं घुमाने लेके जा सकते हो, इट्स ओवर। तुम मेरी बातें नहीं समझ रहे हो, तुम मेरे को एक्सपीरियंसेस नहीं करवा रहे हो, तुम मुझे कुछ नहीं ला के दे रहे हो, तुम मेरी लाइफस्टाइल नीड्स नहीं पूरी कर पा रहे हो, तुम मेरी फिजिकल नीड्स नहीं पूरी कर पा रहे हो, मेरी भी कुछ डिज़ायर्स हैं। जब डिज़ायर्स और एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है ना, रिश्ता मर जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमने शादी इंसान से की थी, उसकी प्रॉपर्टी से, उसके पैसे से या उसके एसेट से नहीं की थी। और ये हमारे समाज की गलती है, क्योंकि शादी जब फिक्स होती है, जैसा इन्होंने बताया, लड़की वाले जाते हैं लड़कों से, सबसे पहले यही पूछते हैं कि लड़के के पास खेत कितने हैं, ज़मीन कितनी है, गाड़ी कौन सी चलाता है, तुम्हारी सैलरी कितनी है। कभी ये नहीं पूछते कि भाई तू कैसा है, लड़का कैसा है। लड़की अगर कल को उस इंसान के पास जा रही है तो क्या वो दारू पी के लड़की को मारने वाला है,
क्या वो पैसे के ऊपर इतना ज़्यादा पागल है कि लड़की को वक्त ही नहीं देने वाला है, या लड़का अय्याश है जो लड़कियों के साथ, हज़ारों लड़कियों के साथ चक्कर चलाता है, लड़के को देखना ही भूल जाते हैं, बाकी सबसे शादी कर लेते हैं। और जब सब कुछ देख के शादी करते हैं ना, उनकी शादी अक्सर नहीं चल पाती है। शादी करनी है तो इंसान से करो, उसकी जायदाद से नहीं, क्योंकि जायदाद आज है कल चली कल नहीं जाएगी। रहेगी ना। और शादी के बाद तो जायदाद आई थिंक आदि अंदर करने के लिए ही ज़्यादा चीज़ें हो रही है। मैं हाँ, एक चीज़ ये भी है भाई जो आपने बोला कि आज के टाइम में आपने देखा होगा कि यूथ ना डरा हुआ है शादी को लेके किसी काफी। के, हाँ ना। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारा यूथ शादी से नहीं डाइवोर्स से डरा हुआ है। अच्छा, उन्हें लगता है कि शादी तो हो जाएगी, उसके बाद क्या। वो कमिटमेंट्स आने शुरू होंगे। उन्हें लगता है कि जो 9 से 5 की नौकरी कर करके, गालियाँ सुन सुन के, मेहनत कर करके थोड़ा बहुत भी जो कमाया था ना, वो तो जाएगा ही जाएगा, बाप का भी जाएगा। आज के यूथ के अंदर ये है कि हम रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, अगर लड़की सही निकली तो ज़िंदगी बन जाएगी, और ख़राब निकली तो पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा। खत्म हो गया। जुआ बन गया है ना शादी। ये है। और मैं हमेशा कहता हूँ भाई कि दामाद, बहू और नारियल कभी नहीं पता कैसे निकलेंगे, और तीनों शादी के मंडप में एक साथ होते हैं। कभी भी देख लेना। और वो वाली चीज़ है ना भाई कि सबको खेत वाला, दामाद तो खेत वाला चाहिए, लेकिन बहू खेत में नहीं जाएगी, तो भाई फिर ठीक है। मैं हमेशा यही है भाई, मुझे बड़ा दुख होता है जब लड़की वाले आके कहते हैं कि पैसा कितना कमाता है। ये ठीक इन्हीं वाली बात है कि कभी ये तो पूछो कि लड़का ज़िंदगी कैसे जीता है। जीतना सब चाहते हैं, जीना कोई नहीं चाहता है। मेरे इंस्टा के बायो पे अगर आप देखोगे, मैंने 1 लाइन लिखी हुई है कि जीतना नहीं, जीना सीखो पहले। सीधा आते कहते कितना कमाता है, ये तो पूछो कि जब नहीं कमाता तो क्या करता है। ये इंसान अलग है यार। आई लव यू। अच्छा, अभी तो मैंने दारू भी I नहीं love पी। you. सुन लो हाँ, भाई, ठीक है। जवाब भी दे दो। मर्दों से नहीं होते भाई आई लव यू के जवाब। अच्छा, आजकल ना एक जोक बहुत चलता है हाँ कि ना बंदी जो है, हाँ। बंदी को बंदा जब डेटिंग के टाइम पे चाहिए ना, तो डोले शोले वाला चाहिए, बिल्कुल एकदम हेयर स्टाइलिश चाहिए, वो चाहिए। जब शादी की बात आएगी तो सरकारी नौकरी वाला चाहिए। ऐसा क्यों है? भाई मुझे डबल स्टैंडर्ड नहीं है ये? इस पे ना बड़ी अच्छी बात याद आई कि जब अगर दामाद सरकारी हो ना, तो वो ड्रिंक करके आता है ना, और प्राइवेट नौकरी वाला तो वो शराबी होता है, फर्क है। तो पोस्ट से प्यार हो रहा है ना लोगों को। क्या है, किसी भी चीज़ को लेकर के आज देख लो कि सरकारी होना चाहिए, अच्छा खासा दिखता हो, बाइसेप्स होने चाहिए, एब्स होने चाहिए। अगर शादी के बाद वो ढल गई शरीर तो। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम सेशन करते रहते हैं ना, 1-on-1 सेशन करते हैं लोगों से रिलेशन के थ्रू। तो इतना फनी लगेगा आपको, एक लड़की का डाइवोर्स हो रहा है, रीज़न सिर्फ एक है कि वो शादी से पहले बहुत फिट था, अच्छा दिखता था, शादी के बाद वो गोलू मोलू हो गया। ठीक है, बेचारा करता है नौकरी, हो गया गोलू मोलू, अदरक की तरफ फैलता अदरक की तरफ फैला। अब वो डाइवोर्स ले रही है, कह रही है कि मुझे रणबीर कपूर जैसा हस्बैंड चाहिए था। नहीं रख पा रहा है फिट भाई, 1000 ख्वाहिशें मारनी पड़ती है घर चलाने के लिए। और लड़कियां ना रिलेशनशिप में जो आती हैं वो दिखावे के लिए आती हैं कि देख मेरा बंदा कैसा है, देख कितना हैंडसम दिखता है, अरे तेरा वाला ऐसी है क्या चोमू सा। ये दिखावा होता है। लेकिन जब वो शादी करती है ना, तो वो अपना पति नहीं गाड़ी दिखाती है, आग लगा रहे इसलिए हो आप। उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए होती है। यही है भाई, शो ऑफ का ज़माना चल रहा है। आदमी हमेशा अपनी औरत को छुपा के चलता है कि लोग और समाज उसके ऊपर नज़रें न डाले, चाहे गंदी हो चाहे अच्छी हो, नज़रें ही ना डाले। मेरी औरत घर में रहे या बाहर रहे, महफूज रहे। लेकिन औरत चाहती है कि 5 औरतें मेरे पति को देख के तारीफ करें, और फिर एक ही लाइन आती है, नज़र इज़ रियल। नजर इज रियल। वही है। अच्छा, एक हमने ना आपके पॉडकास्ट में देखा था, कहीं आपने बात की थी हाँ कि ना एक बंदा या एक जो मैन है और फीमेल है, उनमें बहुत बेसिक डिफरेंस है। अगर बंदे को रिश्ता ख़त्म करना होता है ना, तो वो आएगा सामने से बोलेगा और रिश्ता ख़त्म, बोलेगा नहीं मुझे नहीं रहना। एक बंदी जो होती है ना, वो रिश्ता ख़त्म तो हो जाता है लेकिन वो ख़त्म नहीं करती है, बताती सबसे बाद में, ख़त्म पहले हो चुका होता है। इंसान ना, पता है क्या, रास्ते बदलने से पहले ना करवट बदलता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जब आपके बीच में एक लड़ाई होगी ना, पहले वो लड़ाई शब्दों के थ्रू होती है, फिर आप कुछ बोलना ही छोड़ देते हो। आपको लगता है कि यार इसको अब समझाना बहुत मुश्किल हो गया है, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश भी करूँगा तो ये समझ नहीं पाएगी, ये समझ नहीं सकेगा मेरी बातों को। उसके बाद आप करवट बदल के सोना शुरू कर देते हो।
इसलिए पहले करवट बदलती है, फिर आप चुप होते हो, घुटते रहते हो, मरते रहते हो, तड़पते रहते हो। उसके बाद जब आखिर में आपके अंदर का जो तूफान है आपको अंदर से झंझोड़ता है ना कि यार ऐसे तो अब सांस ही नहीं ली जा रही है, तब आके आप बात बोलते हो कि अब नहीं होगा। और उस वक्त मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जाने दो, जिसको जाना है उसको जाने दो, क्योंकि रोकर बिलक कर तड़प कर भीख मांगी जाती है, रिश्ते नहीं चलाए जाते हैं। और इंसान जब चला जाए तो उसकी यादें अपने पास रखो, लेकिन ये मत भूलो कि आपने क्या क्या सहा था और आपने क्या क्या किया था, कहा था। क्योंकि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, इंसान ज़िंदगी से चला जाएगा, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो डिवोर्स की बात हो। अक्सर ना लड़के या फिर लड़कियां इस बारे में आके फंस जाते हैं कि यार मेरा एक्स वापस आ रहा है, वो सॉरी बोल रहा है, मैं क्या करूं अपनी ज़िंदगी में। आप भूल गए क्या 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 हुआ था? आप इंसान को माफ़ कर दो, गलतियां माफ़ करो, गलतियां भूलो मत। आपके पास जो चोट है ना, जिसने आपको दर्द दिया था, चोट भरने के बाद एक निशान रहता है। निशान इसलिए रहता है ताकि आपको पता लगे कि वो चोट कितना दुख देती थी। वक्त घाव तो भर देगा, लेकिन वक्त ये नहीं बोलता कि घाव भरने के बाद तुम भूल जाओ कि दर्द कितना हुआ था। दर्द याद रखो, सोचो क्यों तोड़ा गया था, और अब वो वापस आ रहा है तो क्यों वापस आ रहा है। गिल्ट में तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि अगर किसी को गिल्ट होता है ना, वो उसी वक्त हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है और इस बात की कसम खाता है कि मैं ज़िंदगी में कभी ये वो नहीं काम नहीं होगा। करूँगा। वो उस रिश्ते को ख़त्म ही नहीं होने देगा। रिश्ते के ख़त्म होने के नाम पे इंसान तड़प जाता है, बिलख जाता है। जिसका रिश्ता टूटता है ना, जिसका घर बर्बाद होता है, वो इंसान ना जीते जी मर जाता है, उसको सांस नहीं आती है, सांस उखड़ती हैं। और अगर वो रिश्ता ख़त्म भी हो गया है, आप जी भी ले हो, टाइम भी पास हो गया है, उसके बाद आप वापस आ रहे हो कि यार अचानक से फिर याद आ गई है, फिर कोई मुड़ के वापस देख रहा है, नहीं। मुड़ के वापस देख रहा है तो अपनी नज़रें घुमा लो, उसकी तरफ दोबारा मत मुड़ के देखो। चल दो, आगे बढ़ जाओ। ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ना। पुरानी किताबें खोलोगे तो अक्सर आपको ही कुछ ऐसी सीखें याद आएंगी जो आप सीखना नहीं चाहते थे। और इन्हीं की एक बहुत अच्छी बात है, अक्सर कहती हैं कि एक बार की गलती माफ़ होती है, बार बार की गलती नहीं। एक बार गलती हो तो गलती होती है, और बार बार की जाए तो फितरत होती है, और फितरत की माफ़ी नहीं होती। माफ़ी। और किसी भी रिश्ते में भाई, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई रिश्ता आपको तकलीफ़ दे रहा है, दोनों तरफ के कपल, दोनों तरफ के लोग अगर किसी रिश्ते के अंदर जूझ रहे हैं तो उस डोर को तोड़ देना ही बेहतर है। अगर दोनों जूझ भी रहे हो, डोर को तोड़ भी नहीं रहे हो, तो याद रखना कि बीच में या तो इज्जत फंसी हुई है, फिर सौदा। यही है। आप पुरानी किताबों की बात कर रहे थे ना, रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बात बोली है कि पुरुष प्रेम सतत करता है लेकिन थोड़ा थोड़ा, स्त्री प्रेम बहुत करती है, सच है लेकिन कभी कभी। तो सच बात है, ये सच बात है। बिल्कुल मेन को क्या चाहिए, मतलब मेन जो है, मेन जताता नहीं है, करता है। बिल्कुल। और फीमेल को क्या चाहिए कि आप रोज आओ, रोज फूल दो, रोज जताओ। ये होता है यार, पता है क्या, आदमी ने ना बस एक चीज़ मांगी एक रिश्ते में, कि मैं आऊँ तो मेरी तरफ देखो और मुस्कुरा दो, बस। जब आदमी जिससे प्रेम करता है उसकी मुस्कान देखता है ना, वो अपने दिन भर की थकान भूल जाता है। सही बात है। लेकिन आदमी जब घर में घुसा है और उसने अपने सामने वाले इंसान को देखा, और देखा कि मुस्कुराहट तो दूर, उसके चेहरे पे एक ऐसा जहर है जिसको देख के ऐसा लगता है कि यार मैं मर जाऊंगा, कुछ बोला तो मैं मर जाऊंगा, वहाँ वो ख़राब हो जाता है। और मैं हैरान होती हूँ इस बात पे कि सबको जानते हुए कि इस ग्लास में जहर घुला हुआ है, उस रिश्ते में जहर घुला हुआ है, हम घूंट घूंट पीते रहते हैं, तब तक जब तक हम सच में सांस ना छोड़ दें, सही। जब तक वो रिश्ता सांस ना छोड़ दे। अगर पता है जहर है तो जाओ ना, उठो ना। अभी एक ड्रामा देख रही थी मैं, पाकिस्तानी ड्रामा से बहुत देखती हूँ, तो उसमें एक सिचुएशन अराइज हुई। लड़की को पता लगा कि उसका पति जो है वो चीट कर रहा है। लड़का आया वापस, माफ़ी मांगता है, सब कुछ करता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है। लड़की बोलती है सामने जहर की गोलियां हैं, अगर मेरे से प्यार करते हो खा लो। खा लो।
मैं मान जाऊंगी कि तुम मेरे लिए मरने को तैयार हो, हम्म, और अगर तुम मेरे लिए मरोगे तो मैं तुम्हारे साथ जीने को तैयार होंगी। हम्म, तो वो कहता अगर मैं मर गया फिर तुम किसके लिए जियोगी, और अगर तुम मुझे सच में मारना चाहती हो तो फिर मैं जी के भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। उस लड़के ने गोलियां तो उठाई, लेकिन उसको ये पता लग गया कि इस रिश्ते में प्यार नहीं है, बदला आ गया है। गोलियां वहीं छोड़ के वो चला गया। जहर तभी तक अच्छा लगता है जब तक वो सामने बोतल में रखा हो। जब बात उसको पीने की आती है ना, तो शिवजी भगवान ने भी सिर्फ गले तक रखा, एक कंठ से मिनट नीचे नहीं उतारा।